Hello everyone, welcome back to the class. This is the Neetu here. In this video, we have to study about the force and pressure as mentioned here. In the last video, we have to continue the semiconductor electronics, but actually बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि मैम फोर्स एंड प्रेशर पर वीडियो बनाइए. तो माई स्टूडेंट्स प्रायोरिटी इज़ फर्स्ट फॉर मी एज यूजल, सो आई मेक द वीडियो ऑन द फोर्स एंड प्रेशर. ओके, हम सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी कंटिन्यू करेंगे, बट दिस वीडियो इज़ ऑन फोर्स एंड प्रेशर एंड आई कंप्लीट द फोर्स एंड प्रेशर इन वन शॉट. Today's video force and pressure is completed almost. So next video is on the semiconductor electronics, and in between the semiconductor electronics I put the videos from the gravitational field also. Okay, so students who are interested in the gravitational field, comment in the comment box. Okay, so we continue on the force and pressure. So the first definition is what is the force. It is a very simple definition. हम इसको 6 से और आपके पास 12 तक क्लास तक फोर्स की डेफिनेशन पढ़ते जाते हैं. बहुत ज़्यादा छोटे क्लासेस में हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज़ द फोर्स. जो आपके पास छोटी क्लासेस होते हैं उसमें पढ़ाते हैं कि जो आपके पास फोर्स होता है वो आपके पास पुश और पुल का एक फॉर्म होता है. ओके, दिस इज़ नॉट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बट इट इज़ नॉट द कंप्लीट स्टेटमेंट. व्हाट इज़ द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द फोर्स. Force is an external agent capable of changing the state of the rest or motion of a particular body. अगर किसी भी बॉडी पर हम एफर्ट लगाएं और हमारे एफर्ट से उस बॉडी की स्टेट चेंज हो जाए, अगर वो रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाए, अगर मोशन में है तो वो रेस्ट में आ जाए, तो हम उसको फोर्स बोलेंगे. अगर हमने किसी भी बॉडी पर एफर्ट लगाया और हमारे एफर्ट से उस बॉडी की स्टेट चेंज नहीं हुई तो हम उसको फोर्स नहीं बोलेंगे. दैट इज़ नॉट कॉल्ड द फोर्स, इट्स ओनली द एफर्ट, इट नॉट कॉल्ड द फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक दरवाज़ा है, दरवाजे पर कोई भी एक स्टूडेंट खड़ा है, उसने दरवाजे को धक्का लगाया. अब वो जो दरवाज़ा है उसकी स्टेट चेंज नहीं हुई, वो जहाँ पर था वो वहीं की वहीं है दरवाज़ा. ठीक है, अब दूसरा स्टूडेंट है, उसने क्या किया, दरवाजे पर बहुत ज़्यादा ज़ोर से एफर्ट लगाया, उस दरवाजे ने मूव किया, तो जो फर्स्ट वाले स्टूडेंट ने जो एफर्ट लगाया उसको हम फोर्स नहीं बोलेंगे. जो सेकंड स्टूडेंट ने जो एफर्ट लगाया वो आपका फोर्स होगा. ठीक है, तो फोर्स के लिए क्या कंपलसरी है कि जो हम एफर्ट लगाएं उस एफर्ट से बॉडी की स्टेट भी चेंज होनी चाहिए. अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में आए, मोशन में है तो रेस्ट में आए, मतलब उस पर कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए ना, तो ही हम उस चीज़ को बोलेंगे कि वो फोर्स है. और एक मेन बात, जो फोर्स होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. वेक्टर क्वांटिटीज़ का मतलब क्या होता है कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. अब मैग्नीट्यूड क्या होगा कि मैंने बोला कि ये बॉक्स है, सपोज करो कि ये वाला बॉक्स है, मैंने बोला कि ये बॉक्स है, ये 10 kg का है, ये बॉक्स है, ये 10 kg का है, तो यहाँ पर जो 10 है वो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड. अब मैंने बोला कि बॉक्स है वो 10 kg का है और वो वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये वेस्ट क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन. तो इसका मतलब हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं वो होंगे आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़. तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. अब फोर्स के पास डायरेक्शन कैसे होगी, कैसे प्रूफ करेंगे. एक बोतल लो, कोई भी बोतल के ढक्कन को आप ओपन करो, आप उसको रॉन्ग साइड से ओपन करो. ठीक है, उसको क्या करो कि आप राइट साइड में घुमाओ, तो क्या होगा, क्या वो ढक्कन आपका खुलेगा, बोतल का नहीं खुलेगा. अगर आप उसको एक सही डायरेक्शन दोगे, सही डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाओगे तो इस बोतल का ढक्कन खुलेगा. इसका मतलब जो फोर्स होता है उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है. तो फोर्स एक क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है. ओके, सो द फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी. अच्छा, फोर्स के एफर्ट्स क्या क्या होते हैं, मतलब कि फोर्स होता है वो किस किस फॉर्म में देखने को मिलता है हमें. पुश के फॉर्म में, पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, किसी भी वेट को लिफ्ट करना, उठाना, वो भी आपकी एक तरह से क्या है, फोर्स है. किसी भी चीज़ को पुश करना, पुल करना, स्ट्रेच करना, जैसे कि रबर बैंड होता है, रबर बैंड को हम ऐसे खींचते हैं तो क्या होता है, उसकी शेप चेंज हो रही है ना, तो स्ट्रेचिंग ऑफ द रबर बैंड, ये भी आपके पास क्या हो गया, फोर्स हो गया, एफर्ट ऑफ द फोर्स. ट्विस्टिंग, किसी भी चीज़ को ट्विस्ट करना, मार्कर है, इसको मुझे खोलना है, तो अगर मैं इसको सही डायरेक्शन में घुमाऊंगी तो ये खुलेगा ना, ट्विस्ट कर रही हूँ, अगर इसको गलत डायरेक्शन में घुमाएंगे तो नहीं खुलेगा. ठीक है, उसके बाद है प्रेसिंग, किसी भी चीज़ को प्रेस करना, एक बैलून लो उसको प्रेस करो तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, ये भी आपके पास फोर्स का एक एफर्ट हो गया. ठीक है, तो दीज आर द एफर्ट ऑफ द फोर्स. यहाँ पर मैंने कुछ एक एग्जाम्पल्स लिखे हुए, जैसे कि पुशिंग ए ब्लॉक, किसी भी ब्लॉक को पुश करना. ये आपके पास कोई भी पर्सन है, इस ब्लॉक को एक पुश कर रहा है और पुश करने पर ब्लॉक मूव हो रहा है डायरेक्शन. देखो मैंने यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन कर रखी है, मतलब ब्लॉक है वो आपके पास इधर इधर मूव कर रहा है. ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा भाई, ये मूव कर रहा है तो इसका मतलब इस पर
फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, मतलब कि हमारा एफर्ट है वो सक्सेसफुल है, तो ये आपके पास हम बोल सकते हैं फोर्स। पुशिंग ए ब्लॉक, पुलिंग एट डोर, एक डोर को खींचना, स्ट्रेचिंग ए रबर बैंड एटसेट्रा, दीज आर द सिंपल एग्जाम्पल्स ऑफ द फोर्स। ओके, so what's about the force formula, how we can calculate the force on a body? For calculation of the force we required only the two things according to the Newton's second law, that is the mass and the acceleration. If we have the mass and acceleration, then we calculate the force of any body on any body easily. Okay, so F is equal to ma, this is the formula from which we calculated the force, where m is the mass, a is the acceleration. It's a very simple formula. So what's about its SI unit? SI unit of the force is Newton. In Newton we have mainly measure the force. Newton इसको n से डिनोट करते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने आपके पास जो आप सिंपल डेफिनेशंस पढ़ते हो फोर्स की, पुल और पुश की फॉर्म में, तो यहाँ पर मैंने पुल और पुश को डिफाइन किया हुआ है कि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम पुश किसको बोलेंगे, पुल किसको बोलेंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों के माइंड में। तो देखो, इससे पुश का मतलब क्या होता है, ए फोर्स टू मूव एनी ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम आवर बॉडीज़। अगर हम अपनी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अपनी बॉडी से अगर दूर कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा बच्चे, आपके पास पुश हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास कोई भी एक चेयर रखी हुई है, आप उस चेयर को आगे धक्का दे रहे हो, आगे उसको मतलब मूव करवा रहे हो, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पुश। और अगर उसी चेयर को आप अपनी तरफ खींचोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका पुल हो जाएगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आपकी बॉडी की तरफ मूव कर रहा है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, पुश। जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है, मैं इसको अगर अपनी तरफ खींच रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा, पुल। और अगर इसको मैं दूर लेके जा रही हूँ तो ये क्या हो जाएगा, पुल हो जाएगा। ओके, अब कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल्स भी होते हैं जिसमें हमारे पास पुश और पुल दोनों का कम्बिनेशन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्लेइंग ए गिटार। अब जो बच्चे गिटार जिन्होंने देखा होगा किसी को बजाते या फिर जो गिटार बहुत अच्छा गिटार प्ले कर लेते हैं, उनको पता होगा कि जो गिटार में जो फोर्स लगती है वो आपके पास एक बार पुल भी करते हैं, उसको पुश भी करते हैं। जो वायर होती है उसको पुल एंड पुश दोनों होता है, अपनी बॉडी की तरफ भी खींचते हैं, बॉडी से दूर भी लेके जाते हैं। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ द पुश एंड पुल। रबिंग द फ्लोर, इट्स एन वेरी कॉमन एग्जाम्पल, ठीक है। घर में सुबह डेली पोछा लगाते हैं ना, तो क्या होता है, हम जो पोछा होता है उसको ऐसे ऐसे रब करते हैं, एक बार अपनी बॉडी की तरफ लेके आते हैं फिर दूर, तो ये हमारे पास फ्लोर को हम रब कर रहे हैं ना, तो दिस इज़ वेरी ऑल्सो ए गुड एग्जाम्पल ऑफ द पुश एंड द पुल। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द फोर्स, व्हाट इज फोर्स एंड व्हाट आर इट्स एफर्ट्स, विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज द फोर्स, व्हाट्स इट्स फॉर्मूला, व्हाट इज इट्स SI यूनिट, पुल एंड पुश with simple examples. Okay, so we continue this video. तो जो आपकी फोर्स एंड प्रेशर की जो वीडियो है इसको हम इसी एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वी हैव टू कंप्लीट द फोर्स एंड प्रेशर इन वन शॉट ओनली। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द फोर्स। अब फोर्स होता है उसके लिए कोई ना कोई रिक्वायर्ड कंडीशन तो होगी। मतलब पहले मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स है उसके लिए एफर्ट करे और वो एफर्ट उस बॉडी में कोई चेंज करे, तो वो आपके पास फोर्स की कंडीशन है, ठीक है। उसी का एक दूसरा रूप है कि जो फोर्सेस होते हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंट्रैक्शन है, अगर इंट्रैक्शन ही नहीं है तो फोर्स कहाँ से लगेगा, तो इंट्रैक्शन होना भी ज़रूरी है ना दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो हम इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जैसे कि कोई भी गाड़ी है, ये खड़ी है, ये पर्सन इसके साइड में खड़ा है, इस गाड़ी को देखे जा रहा है कि उस गाड़ी पे कोई इफेक्ट हो रहा है, नो इफेक्ट ऑन दैट कार। ओके, बट अगर ये पर्सन है उस कोई भी कार है, अगर उसको फोर्स लगाता है, अगर ये एक हद से ज़्यादा फोर्स लगाता है तो हो सकता है कि वो कार आपकी मूव भी कर जाए, लेकिन इतना मूव नहीं करेगी कि वो स्पीड से भागने लग जाएगी, नहीं, वो आपके पास थोड़ा सा हो सकता है उसमें मूवमेंट हो। फोर्स लगा रहे तो कुछ ना कुछ तो आपको उसमें मूवमेंट होगा ना, एफर्ट अगर वो लगा रहा है, तो इसका मतलब दो बॉडीज़ के बीच में इंट्रैक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अरे अगर इंट्रैक्शन ही नहीं होगा तो फोर्स की तो बात ही नहीं आती। इंट्रैक्शन होगा, कोई भी बॉडीज़ होंगी, दो कॉन्टैक्ट में आएंगी, इंट्रैक्ट होगा दो ऑब्जेक्ट्स, तो ही हमारे पास इसमें क्या होगा कि फोर्स होगा। उसके बाद आता है कि इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। फोर्स में क्या होगा कि इट कैन स्टेट द चेंज ऑफ द रेस्ट और मोशन ऑफ ए बॉडी। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगी, अगर मोशन में है तो किस में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। तो ये आपके पास एक फोर्स का एक इफेक्ट होता है, ठीक है। अगर सपोज करो कि मैंने किसी भी ब्लॉक पर फोर्स लगाया, तो अगर वो ब्लॉक रेस्ट में था, अगर मैंने काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाया, मूव करने लग गया, तो वो किस में आ गया, मोशन में। अगर वो मूव कर रहा था, मैंने फोर्स लगा दिया, तो वो किस में आ जाएगा, रेस्ट में, स्टॉप कर देंगे उसको। तो ये आपके पास इफेक्ट ऑफ द फोर्स है। अच्छा, जो फोर्स होता है वो किसी भी बॉडी का शेप और साइज़ भी चेंज कर सकता है। कैसे, एक रबर बैंड लो, उस रबर बैंड को आप ऐसे स्ट्रेच करो
करो तो क्या उसकी शेप चेंज नहीं होगी? होगी ना। एक बैलून लो, उसको स्ट्रेच करो, उसको प्रेस करो, तो उससे भी उसकी शेप क्या होगी? चेंज होगी। तो इसका मतलब जो फोर्स होता है वो किसी भी बॉडी की शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है। ओके, दीज आर द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। एंड व्हाट्स अबाउट द टाइप ऑफ द फोर्सेज? वी हैव टू डिस्कस द मैनी टाइप ऑफ द फोर्सेज, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड फोर्सेज. First of all, we have to discuss the balanced and unbalanced forces. So what are the balanced forces? As mentioned from the name, what is the balanced forces? If the body is balanced, then the force acting on it are the balanced in the simple definition. But it is not the exact definition. So what is the exact definition? When two or more forces acting on an object are equal in all directions. अगर किसी भी बॉडी पर कितने भी फोर्स काम कर रहे हो, ठीक है, we don't know how many forces are acting on a body. If all the forces are equal in all direction, then we can say that the body is balanced, and the force is known as a balanced force. Means that is the resultant force all over on the body is always be the zero. If that all the forces are not equal, in a particular direction more force is applied, then the body moves in that particular direction. That force is not the balanced force. That force we call the unbalanced forces. And condition for the unbalanced forces, that resultant force is not equal to zero. If the body is move in a particular direction, then how we can say that the body is balanced? No, the forces acting on the body are not balanced. If the body is move in this direction, then the force that is act on in that direction is more other than the forces that are acting on the other direction. So the body is not balanced. So the force is known as the unbalanced forces. ठीक है, अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, किसी भी बॉडी पर काम करने वाले सारे फोर्सेस जीरो है, जैसे कि ये कोई भी बॉडी है, इस पर जितने भी फोर्सेस अगर काम कर रहे हैं और वो सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, लास्ट में हमारे पास जीरो रिजल्टेंट अगर आता है तो बैलेंस. अगर जीरो रिजल्टेंट नहीं आ रहा है तो अनबैलेंस. यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिखा हुआ है. कोई भी एक बॉक्स है, इस पर मैंने क्या लगाया कि 10 न्यूटन फोर्स ही मैंने इस साइड लगाया और 10 न्यूटन फोर्स ही मैंने इस साइड लगाया. क्या बॉडी बैलेंस्ड है? यस, क्योंकि 10 न्यूटन ही उधर लग रहा है और 10 न्यूटन ही इधर लग रहा है, तो बॉडी तो आपकी बैलेंस होगी. अगर इसमें मैं 10 की जगह इधर 20 न्यूटन लगा दूं, अगर हम इधर 20 न्यूटन लगाएं और इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन लगाएं, तो आपकी बॉडी होगी वो ओबियसली इधर मूव करेगी ना. क्यों? क्योंकि इस साइड ज़्यादा फोर्स लग रहा है, 20 न्यूटन लग रहा है ना भाई, तो बॉडी आपकी उस साइड मूव करेगी. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्स एंड दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ द बैलेंस्ड फोर्स. ओके, सो वी कंटिन्यू द वीडियो. So guys, here I write some numericals to clear the concept about the balanced and unbalanced forces. So the first question is find the resultant force, this one. हमें इसके लिए रिजल्टेंट फोर्स निकालना है. आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक बॉक्स दे रखा है, इसमें वेस्ट साइड की तरफ 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इस साइड जो आपके पास फोर्स लग रहा है वो है 30 न्यूटन एंड 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. ओके, तो नॉर्मली जो हमारे पास हम डायरेक्शंस कंसीडर करते हैं, अगर आपके पास हम इस साइड की बात करें राइट साइड की, तो इस डायरेक्शंस को हम पॉजिटिव लेते हैं, और लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो इन डायरेक्शंस को हम नेगेटिव लेके चलते हैं. नॉर्मली सभी न्यूमेरिकल्स में हम ऐसे सोल्व करेंगे. अगर आपकी फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रही है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर इस साइड लेफ्ट डायरेक्शन में लग रही है तो उसको लेंगे नेगेटिव. ठीक है, तो इसमें हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है. तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? जो आपके पास 40 न्यूटन है वो लेफ्ट साइड में लग रहा है तो इसको नेगेटिव, और ये जो दोनों फोर्सेज है वो आपकी राइट साइड में लग रही है तो इनको हम क्या ले लेंगे भाई? पॉजिटिव ले लेंगे. तो 30 + 20 और माइनस का 40, तो ये आपके पास टोटल 10 न्यूटन फोर्स आ गया. ओके, अच्छा आप मुझे बता सकते हो इसमें बॉडी किस साइड मूव करेगी? जिस साइड ज़्यादा फोर्स लगेगा बॉडी उसी साइड मूव करेगी ना. तो इसमें आपके पास जो राइट साइड में फोर्स लग रहा है वो टोटल 50 न्यूटन लग रहा है, लेकिन जो आपका लेफ्ट साइड में फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन लग रहा है, तो ऑब्वियसली जो आपकी बॉडी होगी वो राइट साइड में मूव करेगी. ऑल ओवर जो बॉडी की सिचुएशन रहेगी वो राइट साइड में मूव करेगी. ओके, so this is very simple numerical. So the next question is find the value of the x in the balanced force system. आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये सिस्टम है वो बैलेंस्ड है और उस पर कुछ एक फोर्सेस दिखाई गई हैं और आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी है. तो रिजल्टेंट फोर्स आपको ऑलरेडी 0 दे रखा है, तो वो सेम सिचुएशन लगाते हैं, राइट साइड के फोर्सेस को ऐड करेंगे, ठीक है, x प्लस में 10, और लेफ्ट साइड के फोर्सेस को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव, तो 5 5 5 प्लस
-15 न्यूटन, ठीक है। और आपके पास सिस्टम है वो बैलेंस्ड है, तो रिजल्टेंट फोर्स आपका राइट साइड में रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा 0। सोल्व करेंगे यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 5 न्यूटन, ओके। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई 5 न्यूटन। अब देखो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 5 न्यूटन पुट करते हैं तो राइट साइड में जो टोटल फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा 15 न्यूटन। राइट साइड में जो टोटल फोर्स लगेगा वो आपका लगेगा 15 न्यूटन लगेगा, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में भी आपका फोर्स कितना लग रहा है, टोटल फोर्स आपका 15 न्यूटन ही लग रहा है ना, लेफ्ट साइड में भी आपका लग रहा है 15 न्यूटन। तो राइट साइड में भी 15 न्यूटन, लेफ्ट साइड से भी 15 न्यूटन, बॉडी इज बैलेंस्ड, so the resultant force is 0. So as mentioned in the question, the body is balanced, and we prove it from the answer, the body is balanced as the 15 Newton is from the right side and 15 Newton is from the left side. So the next question is the find the value of the x if the system is an unbalanced force with resultant force 20 newtons towards the left. इसमें आपको एक अनबैलेंस्ड सिस्टम दिया हुआ है फोर्स का, और उस पर आपको रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू दे रखी है 20 न्यूटन। इस क्वेश्चन में तो आपको दे रखा था कि भाई जो आपके पास सिस्टम है वो बैलेंस्ड है, झंझट खत्म हमारा, हमने डायरेक्ट रिजल्टेंट फोर्स रखा 0 निकाल दिया। इसमें दे रखा है कि आपके पास जो सिस्टम है वो बैलेंस्ड नहीं अनबैलेंस्ड है, लेकिन अनबैलेंस्ड है तो हमें रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 20 न्यूटन। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया, यहाँ पर 0 रख रहे थे, 0 की जगह इधर क्या रख देंगे 20 रख देंगे। लगाओ वही सेम कंडीशंस, राइट साइड वाले पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव। तो देखो राइट में आपके पास 10 न्यूटन प्लस में 2x, लेफ्ट साइड में 40 न्यूटन नेगेटिव, और आपके पास रिजल्टेंट कितना है 20 न्यूटन। सोल्व करेंगे यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 न्यूटन, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 25 न्यूटन। अब जो हमारे पास जो सिस्टम है वो अनबैलेंस्ड है, इसको हम अपने आंसर से भी चेक कर सकते हैं। x की वैल्यू रखो भी इधर, x की वैल्यू इधर रखेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 50, और 50 प्लस में 10 मतलब टोटल रिजल्टेंट आपका लगेगा 60 न्यूटन। राइट साइड में लग रहा है आपका 60 न्यूटन, लेफ्ट साइड से लग रहा है आपका 40 न्यूटन। तो बॉडी आपकी किधर मूव करेगी, जहाँ जिधर ज़्यादा फोर्स लगेगा उधर ही मूव करेगी ना, तो जो बॉडी होगी आपकी राइट साइड में मूव करेगी, ठीक है। तो आपके पास दिख गया सिस्टम आपके पास क्या है अनबैलेंस्ड है। सो दीज आर द वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेज। So continue the video and we will discuss the type of the forces, contact and uncontact forces. So guys, we continue the types of the forces. In type of the forces, the next type is the contact and the non-contact forces. So what are the contact forces? The force between the two bodies when they are in the physical contact. अगर दो बॉडीज़ फिजिकल कॉन्टैक्ट में है तो हम बोलेंगे कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द बॉडीज इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। Okay, so I write the definition here, the physical contact with the each other force experienced by the bodies. This is the exact definition of the contact forces. So what's are the, अगर इसमें physical contact नहीं होगा तो जो आपके पास force act करेगा वो कौन सा होगा, आपके पास non contact forces होंगे। This is the non contact force is just opposite of the contact forces. So what's are the examples of the contact forces? The muscular force and the frictional force are examples of the contact forces. What's about the muscular force? The force due to the action of the muscles. बॉडी में जो आपके पास मसल्स के एक्शन से जो आपके पास फोर्स लगता है वो क्या होगा, आपके पास मस्कुलर फोर्स होगा। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर हम जो फोर्स लगाते हैं, जैसे ब्लॉक है उसको अगर मैं मूव करवा रही हूँ तो उस ब्लॉक को मुझे टच तो करना पड़ेगा ना, फिजिकल कॉन्टैक्ट तो होगा हमारा ब्लॉक के साथ, और हमारी मसल्स के थ्रू उस पर फोर्स लग रहा है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा मस्कुलर फोर्स, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की क्या होती है। आपको सभी को पता है जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो आपको हमेशा जो मोशन होता है उसका अपोज करता है, ठीक है। मतलब कि जो आपके पास मोशन का अपोज करता है वो फोर्स, वही आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि जितने भी मशीनरी पार्ट्स होते हैं अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो बच्चे वो हमेशा के लिए आपके पास वर्किंग में रहते हैं, एक बार चला के छोड़ दिया तो हमेशा चलता ही रहता है ना। जैसे कि हम पेन से लिख रहे हैं, मैं मार्कर से लिख रही हूँ, अगर फ्रिक्शन नहीं होता इस बोर्ड पे तो क्या होता, मार्कर को मैं स्टॉप कर ही नहीं पाती। तो ये आपके पास क्या होता है बच्चे, फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स पे आपके पास दो बॉडीज़ का कॉन्टैक्ट होगा तो ही होता है ना। गाड़ी आपकी सड़क पर चल रही है तो उनके टायर, जो गाड़ी उसके टायर्स और जो रोड है उसके बीच में दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट है, और कॉन्टैक्ट है फिजिकल कॉन्टैक्ट है, तो ये दोनों के बीच में क्या एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जो मस्कुलर फोर्सेज होते हैं, बोथ आर द कॉन्टैक्ट फोर्सेज। सो व्हाट्स अबाउट द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज? द बॉडीज दैट हैव नो द फिजिकल कॉन्टैक्ट दैट आर कॉल्ड द
non contact forces. Okay, this is the definition of the non contact forces. So what are the example of the non contact forces? Magnetic force, electrostatic force and gravitation force. These are the example of the non contact forces. So what's about the magnetic force? फोर्स एक्सर्ट बाय ए मैग्नेट. अगर मैग्नेटिक कोई भी फोर्स एक्सर्ट कर रही है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दो मैग्नेट्स हैं, उनको ऐसे रखा, एक मैग्नेट को मैंने इधर पकड़ा, एक मैग्नेट को इधर, ठीक है. अगर इनके अपोजिट पोल्स है, इसका साउथ इसका नॉर्थ है, तो दे अट्रैक्ट टू ईच अदर. दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स. ओके, इफ द सेम पोल्स आर एग्जिस्ट इन द सेम साइड, दैट दिस मैग्नेट हैव द साउथ पोल हियर एंड दिस मैग्नेट हैव आल्सो द साउथ पोल हियर, देन दे आर रिपेल टू ईच अदर. अगर ये रिपेल करे तो भी इनके बीच में एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ना, वो भी आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फोर्स होता है. ठीक है, कॉन्टैक्ट में नहीं है दोनों मैग्नेट्स को मैंने अलग अलग पोजीशंस पे पकड़ा हुआ, लेकिन फिर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ना, फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं है तब भी फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. दो चार्ज बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. आपने देखा होगा कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, सपोज करो कि मेरे पास इस पोजीशन पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, इस पोजीशन पर मेरे माइनस क्यू चार्ज रखा है, या फिर इसको प्लस स्मॉल क्यू चार्ज है, तो इन दोनों फोर्सेस, इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा वो होता है आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्या इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट है? नहीं, ये दोनों आपके पास एक फिक्स सेपरेशन पर, सपोज करो कि आर सेपरेशन मान लो, डी मान लो, एल मान लो, कुछ भी मान लो, इतने सेपरेशन पे रखे हुए हैं. एक चार्ज इधर रखा हुआ है, एक चार्ज इधर रखा हुआ है, दोनों में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन दोनों फिर भी दोनों जो चार्जेस हैं उन पर फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो वो आपके पास फोर्स कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और कॉन्टैक्ट में नहीं है तब भी फोर्स एक्ट कर रहा है, सो दैट्स वाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द एग्जाम्पल ऑफ द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, आपको पता है पूरे वर्ल्ड में, पूरी अर्थ पर किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स जो काम करता है वो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स इस अर्थ की जितनी भी बॉडीज़ है सभी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, और ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है नेचर में. क्या ये दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में एक दूसरे के, ज़रूरी नहीं है दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में हो. अगर फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है ये दो ऑब्जेक्ट्स तो भी ये फोर्स आपका काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, हम एक सीरीज़ लेके आएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स पर ही होगी. ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ हम सेमीकंडक्टर को भी साथ में रखते हैं, एक वीडियो सेमीकंडक्टर की, एक ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो उसमें आप डिटेल से पढ़ोगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में. अभी आप इतना याद रखो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती है नेचर में. ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल. एक खास बात इनकी क्या होती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये हमेशा अट्रैक्टिव होगी नेचर में, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो मैग्नेटिक फोर्सेज होती है ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपेल्सिव भी हो सकते हैं. डिपेंड करता है कि हमने कौन से पोल्स को एक साथ रखा हुआ है. साउथ साउथ है तो रिपेल करेगा, साउथ नॉर्थ है तो अट्रैक्ट करेगा. सेम इसमें अगर अपोजिट चार्जेस रखे हुए हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, अगर सेम चार्जेस रखे हुए हैं तो एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे. सो दीज आर द अट्रैक्टिव repulsive both, but the gravitational is the attractive. So the type of the forces is finished. We discussed balanced, unbalanced forces, and what are the example of the balanced and unbalanced forces, and their numericals, contact forces, non-contact forces, and their examples. Now I can't continue the video on the pressure. There is some reason behind that. So we discuss the pressure in the next video, that is the part 2. आज की वीडियो बस यहीं तक ही, फोर्स तक ही रहेगी. थैंक यू सो मच.